स्वागत है। यह सेकंड क्वेश्चन स्कूली शिक्षा में टीएलएम का अभिप्राय किससे है। इसका है फर्स्ट ए टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसकी व्याख्या में आएगा स्कूली शिक्षा में टीएलएम का अभिप्राय टीचिंग लर्निंग मटेरियल से है। शिक्षक विभिन्न सामग्रियों जैसे चार्ट, मॉडल, फिल्म स्ट्रिप्स, वीडियो क्लिप आदि का उपयोग छात्रों को सीखने में रुचि जागृत करने और उन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रखने के लिए करते हैं। इन सामग्री को टीएलएम या शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में जाना जाता है। कक्षा में टीएलएम का उपयोग विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए किया जाता है तथा इसका उपयोग शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता में सुधार के लिए भी किया जाता है। फिर थर्ड में निम्नलिखित में से क्या इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है। यह है ए मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। इसकी व्याख्या में आएगा इकाई परीक्षण एक विशेष इकाई को विद्यार्थी के आत्मसात्करण और उस विशेष इकाई की निपुणता का परीक्षण करने के लिए नियमित पाठ्यक्रम के दौरान पढ़ाए जाने बाद निर्धारित किया जाता है। इकाई परीक्षण के विभिन्न और कमजोरियों का पता चलता है, अतः यह नैदानिक परीक्षण से संबंधित है। इसके साथ ही पूर्वानुमानिक परीक्षण द्वारा यह पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति को इकाई परीक्षण से कितना लाभ होने की उम्मीद है और योगात्मक मूल्यांकन प्राय इकाई या पाठ्यक्रम के अंत में प्रसारित किया जाता है। अतः योगात्मक आकलन और पूर्वानुमानिक परीक्षण भी इकाई परीक्षण से संबंधित है, परंतु मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये परीक्षण विशेष विषय क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान और कौशल को मापते हैं। फिर इसमें आएगा फोर्थ में निम्नलिखित में से क्या अधिगम के आकलन का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी में आएगा गृह कार्य आकलन। फिर इसमें आएगा फोर्थ, इसकी व्याख्या में आएगा अधिगम का आकलन मुख्य रूप से कुछ पूर्व निर्धारित परिणामों और मानकों के विपरीत शिक्षार्थी की उपलब्धियों पर केंद्रित है। इसे योगात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। प्राय शिक्षक इस प्रकार का मूल्यांकन इस इकाई या सत्र के अंत में अभ्यर्थियों को ग्रेड या रैंक के लिए करते हैं। छात्रवृत्ति परीक्षा, भर्ती परीक्षण तथा वार्षिक परीक्षा ये सभी अधिगम के आकलन के उदाहरण हैं, परंतु गृह कार्य आकलन अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है। फिफ्थ में आएगा निम्नलिखित में से क्या अधिगम के लिए आकलन की एक विशेषता नहीं है। इसका है बी। इसका है आंसर बी में आएगा। बी में है यह छात्रों से गलती न करने की आशा करती है। फिर इसकी व्याख्या में है अधिगम के लिए आकलन व मूल्यांकन के निर्माणवादी, रचनावादी तथा निदानात्मक प्रकृति की ओर संकेत करता है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी के अधिगम उपलब्धि के साथ साथ उसके सीखने की प्रक्रिया में विशेष ध्यान दिया जाता है। यह बताता है कि विद्यार्थी क्या सीखता है, कितना सीखता है तथा कैसे सीखता है। अतः यह वर्णनात्मक प्रकृति का होता है। यह प्रत्येक विद्यार्थी के प्रबल पक्ष और आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का पहचान करता है तथा उनके कार्यों के लिए सहपाठी परीक्षा उपलब्धि कराता है, परंतु यह छात्रों से गलती न करने की आशा करता है। यह विशेषता अधिगम के लिए आकलन की नहीं है, क्योंकि इस आकलन में छात्रों की गलतियों का निदान किया जाता है। फिर इसमें आएगा सिक्स में
कक्षा में शिक्षण सामग्री का क्या महत्व है, क्या महत्व है, इसकी आएगा डी में आएगा इससे अधिगम में वृद्धि होती है। इसकी व्याख्या में आ जाएगा, व्याख्या में आएगा अध्यापन के दौरान किसी अवधारणा या तथ्य को समझाते समय शिक्षक जिन जिन सामग्री का उपयोग करता है वह शिक्षण सामग्री कहलाती है। इनकी सहायता से अध्ययन को रोचक व प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। शिक्षण सामग्री के द्वारा बालकों के अधिगम में वृद्धि होती है तथा सीखा गया ज्ञान लंबे समय तक उनकी स्मृति में सुदृढ़ रहता है। यह शिक्षक के समय व ऊर्जा दोनों की बचत करती है तथा छात्रों को अध्ययन में सक्रिय बनाए रखती है। सातवें में आएगा कक्षा में प्रतिपुष्टि की क्या सार्थकता है। फिर इसके है सी में आएगा आत्मनिरीक्षण और अग्रतर सुधार की गुंजाइश इसका आंसर है ना। फिर इसकी व्याख्या में आ जाएगा कक्षा में प्रतिपुष्टि का तात्पर्य किसी विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में छात्र छात्राओं को उनके प्रदर्शन की जानकारी देना और इस बारे में उनका मार्गदर्शन करना कि वे किस तरह इसमें सुधार कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। अतः कक्षा में प्रतिपुष्टि की सार्थकता का आशय आत्मनिरीक्षण और आगे सुधार की गुंजाइश है। फिर इसमें आएगा 8 नंबर में निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है। इसकी व्याख्या में आएगा इसमें नियमित और सावधिक आधार पर मूल्यांकन। इसकी व्याख्या में आएगा निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन पूरे शिक्षण सत्र में चलने वाली प्रक्रिया है जिससे इस तथ्य का निर्धारण किया जाता है कि किसी निश्चित कार्य को पूर्ण करने में छात्र ने कितनी प्रगति की है। इसमें नियमित और सावधिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इसमें नियमित वर्णनात्मक प्रतिपुष्टि शिक्षार्थी द्वारा अपने निष्पादन पर मनन करने का एक अवसर, सलाह लेना और उसमें सुधार करना शामिल है। फिर इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इन वन ऑफ द क्लास टेस्ट most of your students achieved very low mark. Which of the following test you will like to administer? फिर इसका आएगा बी में आएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर इसकी व्याख्या में आ जाएगा एक कक्षा परीक्षण में आपके अधिकांश छात्रों ने बहुत अंक प्राप्त किए तो आप उनका निदानात्मक परीक्षण करना चाहेंगे क्योंकि निदानात्मक परीक्षण द्वारा बालक की अधिगम कठिनाइयों को पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। नोट: आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए को सही माना जबकि इसका सही उत्तर बी है। फिर 10 में आएगा द बेस्ट रेसनेबल फॉर यूज ऑफ ए से वी एड्स लाइज इन द फैक्ट दैट इट। इसका आएगा सी में आएगा एक्टिविटीज ओवर टू सेंसेज। इसकी आएगा व्याख्या में आएगा सव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करने का सर्वश्रेष्ठ तर्काधार यह है कि यह ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करता है। सव्य दृश्य सहायक सामग्री ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से अर्थ व्यक्त करने में मदद करती है तथा चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है। सव्य दृश्य सामग्री उन छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है जो धीमी गति से सीखने वाले क्योंकि इनके द्वारा वे तथ्यों को अधिक समय तक याद करके अपने इंद्रिय अंगों का उपयोग करके सीखेंगे। 11 में आएगा निम्नलिखित में से क्या सतत और व्यापक
सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। इसका है व्याख्या सहित में आएगा बी में आएगा। इस वर्णन को सभी अधिगम का आधार बनाना सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समुचित विकास का निरंतर और नियमित आकलन है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं का विभिन्न विधियों व उपकरणों द्वारा व्यापक आकलन किया जाता है। इसमें विद्यार्थी को अधिगम और प्रक्रिया और अधिगम का आधार बनाया जाता है। यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक पहलुओं को विकसित करने में सहायता करता है। इस मूल्यांकन का प्रयोग वास्तविक और वांछित परिणाम बीच की दूरी कम करने के एक उपकरण के रूप में किया जाता है। फिर इसका है 12 नंबर में नैदानिक और रचनात्मक आकलन के 2 चरण हैं। ऑप्शन डी में आएगा अधिगम के लिए आकलन। इसकी व्याख्या में आ जाएगी नैदानिक और रचनात्मक आकलन। अधिगम के लिए आकलन के 2 चरण हैं। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थी के ज्ञान, समझ, कौशल और मूल्यों को विकसित करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने में मदद करता है, जिससे वे अपने व्यवहार में प्रतिबिंब करने में सक्षम होते हैं। यह छात्रों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। फिर 13 नंबर में आएगा। 13 नंबर शिक्षा के प्रक्रम में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन करना कठिन है। ऑप्शन सी में आ जाएगा धारणाएं और मूल्य। व्याख्या में आएगा शिक्षा के प्रक्रम में धारणाएं व मूल्य का मूल्यांकन करना कठिन है, क्योंकि मूल्य अमूर्त व परिवर्तनशील होते हैं तथा धारणाओं का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। अतः इस परिस्थितियों में इनका मूल्यांकन आसानी से कर पाना संभव नहीं है। फिर 14 में आएगा एक अध्यापक छात्रों से एक दी हुई कहानी का सार लिखने के लिए कहता है। वह किस शैक्षिक उद्देश्य का परीक्षण कर रहा है। इसकी व्याख्या में आएगा एक अध्यापक छात्रों से एक दी हुई कहानी का सार लिखने के लिए कहता है। वह छात्रों के बोध का परीक्षण कर रहा है। बोध वह शैक्षिक उद्देश्य है जिसके अंतर्गत बालक को जो ज्ञान दिया जाता है उस ज्ञान के प्रति उसकी समझ को विकसित किया जाता है। और अध्यापक जब बच्चों से कहानी का सार लिखने के लिए कहेगा तो इस प्रकार वह उस ज्ञान के प्रति उसकी समझ को विकसित किया जाता है। और अध्यापक जब बच्चों से कहानी का सार लिखने के कहेगा तो इस प्रकार वह उनकी समझ और कहानी के साथ सभी पहलुओं के प्रति उनके ज्ञान का परीक्षण करेगा। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा किसका प्रयोग करके मात्रात्मक डाटा का सर्वोत्तम विश्लेषण किया जा सकता है। ऑप्शन बी में आ जाएगा प्रश्नावलियाँ। फिर है इसकी व्याख्या में प्रश्नावलियों का प्रयोग करके मात्रात्मक डाटा सर्वोत्तम विश्लेषण किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रभावी तथा बनाने व वितरित करने में अपेक्षाकृत आसान होती है। ये शोध प्रकार
उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों से गहन प्रतिक्रिया एकत्रित करने के लिए उपयोगी है, विशेष रूप से यह पता लगाने के लिए कि लोग किसी निश्चित उत्पादन, सेवा या अनुभव के बारे में कैसा महसूस करते हैं। इसकी फिर 16 नंबर में आएगा, निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन के एक अच्छे उपकरण की विशेषता नहीं है। इसका है बी में आएगा अबोधगम्यता। इसकी व्याख्या में आएगा मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। इसकी विशेषताओं में विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठा, व्यावहारिकता, व्यापकता, क्रमबद्धता ये सभी शामिल है, परंतु अबोधगम्यता मूल्यांकन के एक अच्छे उपकरण की विशेषता नहीं है। फिर 17 में आएगा, 17 में कक्षाओं में अधिगम का विकास निम्नलिखित में से किससे होता है। ऑप्शन ए में आएगा श्रव्य दृश्य उपकरणों का उपयोग। फिर इसकी व्याख्या में आएगा कक्षाओं में अधिगम का विकास श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग करके होता है। श्रव्य दृश्य उपकरणों के उपयोग से छात्रों को अवधारणाओं व विचारों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। इसमें वृत्तचित्र, वीडियो और चित्र शामिल है जो छात्रों को किसी विषय के बारे में व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करते हैं, जिससे छात्र विषय से संबंधित अवधारणाओं को समग्र रूप से समझने में सक्षम हो सकते हैं। फिर इसमें आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों में आकलन का मुख्य प्रयोजन है। इसका है बी में आएगा विषय की समझ के स्तर का मापन। फिर इसमें आएगा विद्यालय मूल्यांकन एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो विद्यालयों को अपने प्रदर्शन की समीक्षा करने और शक्तियों तथा सफलताओं के साथ साथ विकास के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाती है। स्कूलों में आकलन का मुख्य प्रयोजन विषय की समझ के स्तर का मापन करना है। फिर इसमें आएगा 19 नंबर में अनुदेशात्मक सामग्री मूलतः क्या है। इसका है ए में है यह कक्षा में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री है। इसकी व्याख्या में आ जाएगा अध्यापक किसी भी कक्षा में जिन वस्तुओं के माध्यम से विद्यार्थियों को निर्देश देता है वे सभी अनुदेशात्मक सामग्री कहलाती है। अतः अनुदेशात्मक सामग्री मूलतः कक्षा में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री है। पाठ्यक्रम संदर्भ शिक्षा को एक अनुदेशात्मक सामग्री के रूप में जाना जाता है। फिर इसमें 20 में आएगा साक्षात्कार के दौरान अध्यापक में निम्नलिखित में से किस गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसका है बी में आएगा उत्तम संप्रेषण और समालोचनात्मक चिंतन है। फिर इसकी व्याख्या में आ जाएगा साक्षात्कार के दौरान एक अध्यापक में उत्तम संप्रेषण और समालोचनात्मक चिंतन जैसी गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता चाहिए, क्योंकि यदि अध्यापक में उत्तम संप्रेषण का गुण होगा तभी वह एक उत्तम भाव व विचार को अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर पाएगा, तथा यदि अध्यापक में समालोचनात्मक चिंतन का गुण होगा तो वह अपने विद्यार्थियों को रचनात्मकता, कल्पनाशील तथा सृजनशील कार्यों का अधिगम करने में निपुण होगा, जो कि एक बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर इसमें आएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आएगा
सही नहीं है। इसकी है व्याख्या में आएगा बी में है सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को सह संज्ञान में कौशल विकसित करने में सहायता करता है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को सह संज्ञान में कौशल विकसित करने में सहायता करता है। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि सहपाठी आकलन एक प्रभावी सहयोगात्मक शिक्षण रणनीति है जो छात्रों को समूह कार्य में सहकर्मियों द्वारा किए गए योगदान पर विचार करने के लिए कहती है। सहपाठी आकलन के द्वारा विद्यार्थी संकल्पनाओं और कौशलों का स्पष्ट अभ्यास करते हैं, रचनात्मक फीडबैक देना और प्राप्त करना सीखते हैं तथा यह विद्यार्थियों को अपने अधिगम को मजबूत बनाने में सहायता करता है। फिर इसमें 22 में आएगा निम्नलिखित में से क्या एक संप्राप्ति परीक्षण का कार्य नहीं है। इसकी व्याख्या में आएगा डी में आएगा इस तरह की भविष्यवाणी करना, भावी सफलता इस तरह की भविष्यवाणी करना। फिर इसकी व्याख्या में आएगा संप्राप्ति परीक्षण वे परीक्षाएं हैं जिनकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों और सिखाई जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता या उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संप्राप्ति परीक्षण के कार्य निम्न हैं। फिर फर्स्ट है ज्ञान अर्जन के संबंध में छात्रों के बीच संप्राप्ति की तुलना करना। यह किस सीमा तक किसी विषय का ज्ञान प्राप्त किया है। अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, छात्रों का योग्यता अनुसार विभाजन था वर्गीकरण करना, अध्यापकों के शिक्षण कौशल की जांच करना, कक्षा में विद्यार्थियों को प्रगति प्रदान करना। फिर इसमें अतः भावी सफलता स्तरों की भविष्यवाणी करना संप्राप्ति परीक्षण का कार्य नहीं है। फिर इसमें आएगा 23 नंबर है इसमें है के द्वारा अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता का पता चलता है। इसमें आएगा सी में आएगा सी में है अच्छी, इसमें है विद्यार्थियों में अच्छी आदतें विकसित करने हेतु अभिप्रेरित करने संबंधी अधिगम अभ्यास के रूप में उनके गुण दोष। फिर इसकी व्याख्या में आएगा विद्यार्थियों में अच्छी आदतें विकसित करने हेतु अभिप्रेरित करने संबंधी अधिगम अभ्यास के रूप में उनके गुण दोष के द्वारा अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता का पता चलता है, क्योंकि परीक्षण का उद्देश्य ही विद्यार्थियों के गुण दोषों का पता लगाकर उचित निदान करना होता है, जिससे उनमें अच्छे गुणों का विकास हो सके। फिर 24 में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी व्याख्या में आ जाएगा व्याख्या में सी में आएगा सी में है स्व आकलन छात्रों की पारस्परिक क्रिया के माध्यम से अपने अधिगम को सुदृढ़ बनाने में सहायता करता है। इसकी व्याख्या में आएगा स्व मूल्यांकन अपनी क्षमताओं और असफलताओं का मूल्यांकन है। यह छात्रों को उनके स्वयं के अधिगम पर प्रकाश डालने में सहायता करता है तथा छात्रों की सह संज्ञान में कौशल विकसित करने में सहायता करता है। स्व मूल्यांकन छात्रों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करता है, परंतु स्व आकलन छात्रों की पारस्परिक क्रिया के माध्यम से अपने अधिगम को सुदृढ़ बनाने में सहायता करता है। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि यह कथन सहकर्मी मूल्यांकन की विशेषता को दर्शाता है। फिर 25 में आएगा एक
25 में एक अध्यापक खराब, संतोषजनक, औसत, बहुत अच्छा और उत्कृष्ट जैसे गुणात्मक शब्दों में विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन का विश्लेषण कर रहा है। वह किस उपकरण का प्रयोग कर रहा है? इसमें आएगा व्याख्या, इसमें है यह बी में है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल, फिर इसकी व्याख्या में आएगा एक अध्यापक खराब, संतोषजनक, औसत, बहुत अच्छा और उत्कृष्ट जैसे गुणात्मक शब्दों में विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन का विश्लेषण कर रहा है। वह रेटिंग स्केल उन करण का प्रयोग कर रहा है। रेटिंग स्केल उपकरण द्वारा किसी व्यक्ति की व्यवहार संबंधी विशेषताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए मानकीकृत प्रारूप प्रदान किया जाता है। फिर इसमें आ जाएगा 26 में है निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावाद में नियोजित मूल्यांकन रणनीति नहीं है? ऑप्शन सी में आएगा इकाई परीक्षण। इसकी व्याख्या में आ जाएगा एक रचनात्मक अधिगम की स्थिति में प्रक्रिया उत्पाद की तरह ही महत्वपूर्ण है। यह आकलन में केवल परीक्षणों पर आधारित नहीं है बल्कि छात्रों के काम का अवलोकन भी है। वे कैसे बातचीत करते हैं, कैसे वे किसी विषय पर निष्कर्ष निकालते हैं। संरचनात्मक आकलन रणनीतियों में निम्न कार्यनीति को शामिल किया गया मौखिक चर्चा, विषय पर खुली चर्चा के लिए शिक्षक ब्लैक बोर्ड के भाग लेते हैं तो वह व्यक्तिगत छात्रों के प्रदर्शन को देखता है। मनोदशा मानचित्रण, इसमें छात्र एक विषय से संबंधित अवधारणाओं और विचारों को सूचीबद्ध और वर्गीकृत करते हैं। फिर इसमें आएगा हस्तक्रियाएं। इन हस्तक्रियाएं हस्त गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करने या किसी सामग्री में हेरफेर रोकने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अतः इकाई परीक्षण संरचनावाद में नियोजित मूल्यांकन रणनीति नहीं है। फिर 27 में आएगा 27 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर इसकी है व्याख्या में आएगा मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी गुण, योग्यता अथवा विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है। अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक या गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है जिनके आधार पर बालक की योग्यता एवं उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। फिर 28 में आएगा निम्नलिखित में से क्या अधिगमकर्ता की बौद्धिक योग्यता के मापन का परीक्षण नहीं हो सकता है? इसका है डी में आएगा अधिगमकर्ता के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान। इसकी व्याख्या में आएगा अधिगमकर्ताओं के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान अधिगमकर्ताओं की बौद्धिक योग्यता के मापन का परीक्षण नहीं हो सकता है, जबकि नूतन अधिगम और भूतकालिक अधिगम का प्रयोग स्थिति की मांगों को पूरा करना तथा ठोस नीतिगत निर्णय करना और नैतिक निर्णय लेना, ये सभी अधिगमकर्ता की बौद्धिक योग्यता के मापन का परीक्षण करते हैं। बौद्धिक योग्यता संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे स्मृति, तर्क, सीखने की दर, स्थानिक तर्क, समस्याओं को खोजने और हल करने की क्षमता, अमूर्त विचारों में हेरफेर करने और संबंध बनाने की क्षमता आदि के माध्यम से पहचानी जाने वाली असाधारण क्षमता या योग्यता है। फिर इसमें 29 में आएगा अध्यापक को कक्षा में शिक्षण का अभिकल्प कैसे बनाना चाहिए? ऑप्शन सी में आएगा
इसका अभिकल्प इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि इससे वांछित अधिगम परिणामों की प्राप्ति हो सके। फिर इसकी व्याख्या में आएगा। व्याख्या में अध्यापक को कक्षा में शिक्षण का अभिकल्प इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि इससे वांछित अधिगम परिणामों की प्राप्ति हो सके तथा विद्यार्थी शिक्षण अधिगम कार्यों में सफलता प्राप्त करते हुए अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके। छात्र विभिन्न तरीकों से विचारों और सूचनाओं का पता लगाते हैं और कई प्रवेश बिंदुओं के माध्यम से सीखने तक पहुंचते हैं। शिक्षक सभी विद्यार्थियों को संलग्न करने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामग्री का प्रयोग करते हैं ताकि वांछित अधिगम प्राप्त हो सके एवं विद्यार्थियों द्वारा इस अधिगम का प्रयोग अर्थपूर्ण तरीके से किया जा सके। थैंक यू दोस्तों।